हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नमित शो। आज हमारे साथ हैं इंडिया के एक बहुत ही रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट, जिन्होंने इंडिया के कुछ बहुत ही बड़े जाने माने सेलिब्रिटीज़ को वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में उनकी मदद करी है। उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही मीनिंगफुल चेंजेस लेकर आए हैं वो अपनी वास्तु की नॉलेज के साथ। आज है हमारे साथ राजेश चित्रकूटी जी। नमस्कार गुरु जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमित जी, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा आज आप आए, आपने अपना वक्त दिया। बहुत सारी बातें करनी है, तो जब आप आए आपने अपना अपनी लाइफ शेयर करी, अपनी बातें बताई, अपनी वर्क हिस्ट्री के बारे में बताया, तो इतनी हैरानी हुई जान के कि आप इंडिया के उन चंद एस्ट्रोलॉजर्स में से एक हैं जिन्होंने इंडिया के कुछ सबसे बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ काम किया है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम किया है, पॉलिटिशियंस के साथ काम किया है। इतने बड़े बड़े नेम, हम शिल्पा शेट्टी जी की बात करें, अमन गुप्ता जी की बात करें, कुछ बहुत जाने माने पॉलिटिशियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी लाइफ के अंदर, जिनकी वर्क लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, रेगुलर लाइफ में आप अपने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू चेंजेस लेकर आए हैं। तो आज आपसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे कि कैसे वास्तु हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, कैसे सही या गलत वास्तु हमारी वर्क लाइफ में, हमारी हेल्थ लाइफ में, हमारी मनी में पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स लेकर आता है। क्या, क्योंकि ना आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, लोगों को पहले तो ये लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, सब वहम है, वास्तु जैसा कुछ नहीं होता। क्या सच में वास्तु एग्जिस्ट करता है और क्या वो सच में हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है? दरअसल क्या है कि वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। दरअसल क्या है कि लोगों को, बहुत कम ही लोग हैं जो इसको समझते हैं और इसको मानते हैं। लेकिन चूंकि आजकल हमने देखा है कि लोग मान रहे हैं, लेकिन वास्तु की लाइन में क्या होता है कि कुछ लोग आजकल थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर के भी वास्तु कर रहे हैं। तो जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज लेके वास्तु कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें ठीक हो भी पाती हैं, नहीं हो पाती। तो जब ठीक नहीं हो पाती तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो वास्तु ऐसे ही है, अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। चूँकि उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली होती है, प्रॉपर वास्तु का उनको मतलब ज्ञान नहीं मिला होता है। तो थोड़ी बहुत देख करके, जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि ये वास्तु को नहीं मानते, तो ऐसा है। लेकिन वास्तु वास्तव में है। वास्तु का जो संबंध है, चूँकि जो नेचर के 5 एलिमेंट हैं और हमारे शरीर में 5 एलिमेंट हैं, जिनका तारतम्य यही वास्तु है जी। अगर किसी के घर में वास्तु में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो जिस तरह हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, ठीक है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ठीक है ना। तो अग्नि हम पित्त को बोलते हैं, है ना। और जो जल है वो वात होता है। वायु हमारा जो है वो जो वात के रोग होते हैं, जो वायु होता है, तो वायु वो हो गया। तो हमारे शरीर में जिस तत्व का बैलेंस बिगड़ता है, जैसे अग्नि तत्व का बैलेंस बिगड़ा, तो हमारे पित्त संबंधित बीमारियां होनी हमें शरीर में शुरू हो जाएंगी। अगर हमारा कफ का बैलेंस बिगड़ा तो कफ से मतलब शीत से संबंधित बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वायु तत्व अगर बिगड़ा तो वायु से संबंधित बीमारियां हमें होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो तत्व हमारे शरीर में इनबैलेंस होता है, तो उन तत्व संबंधित हमारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह वास्तु भी है। हमारे शरीर में एक पुरुष है जो ऐसे सिर करके लेटा हुआ है औंधे मुंह, और उसके जिस अंग में दिक्कतें होती हैं, जैसे हार्ट में दिक्कत, मतलब हार्ट के अंग में कोई गलत चीज़ बनी हुई है, या मतलब सिर में बनी हुई है, मतलब जिस अंग में हमारा वास्तु का दोष होता है, उस अंग से संबंधित हमें समस्याएं होती हैं जी। और रही बात प्रॉस्पेरिटी की, तो अगर हम उसमें वास्तु के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी के एरियाज़ हैं, अगर प्रॉस्पेरिटी के एरिया में अगर वास्तु में कोई दोष है, तो प्रॉस्पेरिटी में हमें दिक्कत आती ही आती है। तो अब अगर बात करी जाए, एक आम घर की बात करें, तो कहते हैं कि किचन एक घर का हार्ट माना जाता है, कि किचन एक वो जगह है जहाँ से हमारा खाना आ रहा है, हमारा पूरे दिन का न्यूट्रिशन वहाँ से आता है। तो ये बताइए गुरुजी कि किचन में अगर वास्तु की नज़र से देखें, तो सबसे पहले तो किचन घर की किस डायरेक्शन में होना सबसे अच्छा माना जाता है? दरअसल किचन में जो काम होता है वो आग का काम मेन होता है जी। तो दरअसल क्या है कि उसको फायर एलिमेंट जो जहाँ पे होता है वहीं पे हमारी किचन होनी चाहिए। वो जगह साउथ ईस्ट जो है सबसे बेहतरीन जगह होती है, ठीक है। साउथ ईस्ट में अगर हम आग को जलाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ का हम बिल्कुल बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं उस जगह का, और हमें वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जो साउथ ईस्ट होता है, ये हमारा जो लिक्विड मनी होता है,
तो कई बार हमने देखा है कि लोग साउथ ईस्ट में लोग ने बोरिंग करा रखी होती है या वहाँ पे नल लगवा रखा होता है। तो चूंकि वहाँ पे अगर आपने पानी का यूज कर लिया है, बोरिंग करवा ली है, वहाँ पे नल लगवा लिया है या तो आपने पानी की टंकी रखवा ली है, तो चूंकि वो फायर एलिमेंट में आपने वाटर डाल दिया है ना, जैसे अग्नि तत्व में आपने जल तत्व का समावेश कर दिया है। जैसे हमने कहा शरीर में ना अगर तत्व बिगड़ता है तो दिक्कत आती है। तो क्या होता है, जो अग्नेय कोण में हमने पानी का इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जो गैस की लिक्विडिटी है वो आपकी घट जाएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। कई बार मान लो हो सकता है आपके पास एसेट्स बहुत सारे हों, प्रॉपर्टी आपके साथ पास बहुत हों, और आपको बार बार ऐसा हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, आप पैसे के लिए तंग हो रहे हैं। तो लिक्विडिटी भी जो हमारी साउथ ईस्ट से होती है। किचन में क्या करते हैं लोग, गलतियाँ क्या करते हैं कि कई बार लोग जो आजकल के बिल्डर हैं वो क्या करते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन तो बना देते हैं। अब किचन तो बना दिया, लेकिन क्या होता है उसमें अपने हिसाब से उन्होंने वहाँ पे सारी प्लेसमेंट कर दी, सब वहाँ पत्थर लगाते हैं लोग। क्या करते हैं, ब्लैक ग्रेनाइट जो लोग बहुत थोड़ा सा चमकदार होता है, काला पत्थर, उसको लगा देते हैं, जो कि जो काला रंग है ये वाटर एलिमेंट होता है। तो लोग कहते हैं हमने तो किचन अग्नेय कोण में बना रखी है लेकिन फिर भी मतलब हमें दिक्कत हो रही है। तो अग्नेय कोण का जो मतलब वहाँ पे जो पत्थर लगाएं वो हमेशा वाइट लगाएं, थोड़ा सा हल्का सा पिंक सा कुछ ऐसा लगाएं, काला पत्थर कहीं मत लगाएं। अगर काला पत्थर आप लगाएंगे तो आपने मतलब फायर एलिमेंट में आपने वाटर एलिमेंट को वहाँ पे समावेश कर दिया है, जिससे दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है, आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम आपको महिलाएं, क्योंकि मेरे पास भी कुंडली दिखाने आती हैं, तो कई बार कहती हैं कि आचार्य जी हमें बैक पेन बहुत हो रहा है, पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। ज़्यादा मतलब 100% तो नहीं, पर ज़्यादा महिलाएं आती हैं बोलती हैं मैं बैक पेन काफ़ी हो रहा है, हमारे पैर में दिक्कत हो रही है। क्या होता है, जब भी आप देखते हैं कि आप जब किचन जो होती है, जब किचन में आप सामने जाते हो, जस्ट सामने चूल्हा रखा होता है, किचन में सामने चूल्हा रखा होता है। कभी भी किचन में एंट्री करते ही सामने चूल्हा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी महिलाएं खाना बनाती हैं या कोई भी खाना बनाता है तो उसके बैक में ओपन डोर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ठोस दीवार होना चाहिए। ओके हाँ, अगर खाना बनाने वाले के बैक में ओपन डोर है, ठोस दीवार नहीं है, तो जो ही व्यक्ति वहाँ पे खाना बनाएगा उसको कमर में दर्द की शिकायत हो जाएगी, पैर में दर्द होने की शिकायत हो जाएगी, और डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करा करा के थक जाते हैं, कोई भी उसका रास्ता नहीं होता। हमने कई जगहों में देखा है कि जब हम वास्तु करने जाते हैं तो कहते हैं आचार्य जी हमारे बहुत कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, इतनी दवाइयाँ कर ली, डॉक्टर के पास घूम लिया। तो फिर मैं जाके देखता हूँ, हमने कहा आप ये जो सामने आपको जो बैक में खुला आपका दरवाजा मतलब गेट है, इसको आप बंद कराइए, तो चूल्हा थोड़ा सा शिफ्ट करिए कि आपके बैक में ठोस दीवार आए। लोगों ने चेंज किया, उनको कमर और पैर में दर्द की शिकायत में काफ़ी आराम मिला। ओके तो ऐसी यानी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इफेक्ट डालती हैं। बहुत इफेक्ट डालती हैं छोटी छोटी चीज़ें। और किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें एक वास्तु एक्सपर्ट के हिसाब से नहीं होनी चाहिए जो लोग अक्सर रख देते हैं और वो उनकी लाइफ पे, डेली लाइफ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं? दरअसल किचन में क्या करते हैं कि लोग वहाँ पे जो बर्तन धोने का किचन में बना लेते हैं, और ठीक से कई बार किचन में से सामने चूल्हा है तो राइट हैंड में अपना वहीं पे अपना धुला और बर्तन रख दिया। जी। तो राइट हैंड में कभी भी सिंक नहीं बनाना चाहिए बर्तन धुलने का, चूल्हे के राइट हैंड, चूल्हे का। हाँ, कभी भी राइट हैंड में चूल्हे के राइट हैंड में कभी आपको पीने वाला पानी या मतलब आपका चूल्हे किचन में यूज होने वाला पानी भी कभी राइट हैंड में नहीं रखना चाहिए। हमेशा आप अगर कभी भी किचन में, जब आपका अगर वास्तु के हिसाब से किचन आपने अग्नेय कोण में बना रखा है, तो आप लेफ्ट हैंड में ही आप अपना पानी का बनाएं, चाहे पानी पीने वाला हो चाहे आपका बर्तन धोने वाला हो। कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल किचन में कम से कम हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो जैसे हाँ, क्योंकि अब सिंक वगैरह तो हर किचन में ही आपको मिलेंगे। हाँ, मिल ही जाता है। तो वो वाटर एलिमेंट तो हर किचन में वाटर एलिमेंट तो आ गया ना, तो वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बट अब जैसे जिनके किचन में ऑलरेडी है, हाँ, तो उसके लिए आप फिर क्या उनको सजेस्ट करते हैं, क्या उनको आप रिकमेंडेशन देते हैं? क्या होता है, अगर किसी का अगर किचन में अगर उन्होंने सिंक वगैरह लगा रखा है, तो कोशिश करते हैं कि उनको जो हमारा साउथ की ओर है उसको हम नॉर्थ की ओर करवा देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर नॉर्थ की ओर करवा देते हैं तो थोड़ा सा कम निगेटिव हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है। अब कौन सी एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि इस डायरेक्शन में होना अच्छा है, फायर एलिमेंट है, ठीक है। कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जिनमें किचन अगर है तो घर गया ही गया? अगर देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो उससे बुरी कोई जगह नहीं होती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो वाटर एलिमेंट का एरिया है जी। वो वाटर एलिमेंट के एरिया में अगर आपने किचन बना दी तो आपने फायर डाल दिया तो आप परेशानी रहेंगे।
अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके किचन है तो घर में लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश बहुत होता है। और आपको बता दें कि उस घर में जो शादियों की बहुएं आती हैं ना, कई बार उनका भी टिकना मुश्किल हो पाता है। हाँ, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, काफ़ी समस्याएं आती हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं, अगर हम घर की बात कर रहे हैं और वास्तु की बात कर रहे हैं, तो बेडरूम भी एक हर घर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। बेडरूम में अक्सर लोग क्या गलतियां कर देते हैं कि बेडरूम्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो भी होती हैं और वो उनके वास्तु को बहुत ख़राब कर रही होती हैं। देखिए, तो बेडरूम के लिए सबसे पहले तो हमें उसका प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। और जैसे कि घर में अलग अलग सदस्य हैं, तो हमें किस सदस्य को कौन सा बेडरूम देना चाहिए, ये बात बहुत महत्व रखती है। लोग कहते हैं कि घर के जो मुखिया का बेडरूम है, बहुत से वास्तु वाले बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, वो कुछ हद तक सही बोल रहे हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में जो रहता है उसका उस घर में होल्ड रहता है, उस घर में होल्ड रहता है, और मतलब उसकी बात को लोग मानते भी हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको पता तो होता नहीं है वास्तु, तो अपने बच्चे को साउथ वेस्ट में बेडरूम दे देते हैं बच्चे को। फिर मेरे पास जैसे कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि आचार्य जी मेरा बेटा तो मेरी एक भी नहीं सुनता, और वो जो कहता है मैं उसकी बात माननी पड़ती है। तो हम उससे कुंडलियाँ भी देखते हैं। फिर जब उनके घर में जाके देखा तो उनके बेटे का बेडरूम साउथ वेस्ट में है। तो हमने कहा आदेश देने वाली जगह पे तो आपने बच्चों को बैठा रखा है, तो आप तो आदेश देगा ही, आपको मानना पड़ेगा। फिर बच्चों का बेडरूम चेंज कराया, चेंज कराने के बाद जो है उनमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। तो बेडरूम में क्या होता है, गलतियाँ लोग बेडरूम बनाने में कर देते हैं कि जिसको हमें कौन सा बेडरूम किसे देना चाहिए। जैसे न्यू कपल हैं, अब न्यू कपल है, उनकी शादी हुई, तो अब जो जिनकी न्यू कपल की शादी हुई तो उनका बेडरूम हमें नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए। हाँ, चूँकि नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा, मतलब मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। अगर वहीं पर अगर आपने नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बना दिया जी, नॉर्थ वेस्ट में किसी का बेडरूम बना दिया तो वो लो एनर्जी का जोन होता है। वहाँ नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी का बेडरूम बना हुआ है तो आपको हमेशा व्यक्ति वो मायूस दिखेगा, परेशान दिखेगा, कभी भी एनर्जेटिक बात नहीं करेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। कई लोग ऐसे हैं कि डिप्रेशन की दवाई खाते खाते कई साल हो गया है, डॉक्टर के पास जाते जाते, और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर भी परेशान होते हैं। फिर मैंने जब वास्तु करने में गया तो मैंने देखा कि उनका जो बेडरूम है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है ये डिप्रेशन का जोन होता है, यहाँ लो एनर्जी का जोन होता है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति ज़्यादा समय बिताएगा तो उस व्यक्ति की एनर्जी लो हो जाती है। और आपने सुना होगा कि कई बार आपने टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में कि राजमाता कोप भवन में है जी, ये शब्द सुना है ना आपने? जी जी जी। तो कोप भवन बनता ही यहीं पे था। हाँ, जब चूंकि पहले जो राजाओं के महल बनते थे तो वो वास्तु का काफ़ी ध्यान रखते थे जी। तो जब घर में कोई राजाओं के यहाँ कुछ घटनाएं घट गई, किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, तो उनको फिर मन में खुशी नहीं आनी चाहिए ना, एनर्जी, हमें उत्साह नहीं आना चाहिए। तो ऑलरेडी एक कोप भवन बनाया जाता था वास्तु के हिसाब से, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होता था। और वहाँ कोई व्यक्ति अगर कुछ घंटे रह लेना तो उसके मन में उत्साह आना बंद हो जाएगा, मन दुखी हो जाएगा। तो उनको दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर रहेंगे दुखी रहेंगे जी। हाँ, तो कभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। हाँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एक ऐसा एरिया है कि अगर आप यहाँ पे आधा घंटा बैठते हैं, 20 मिनट बैठते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। क्यों? क्योंकि इंसान सो जाता है, जैसे हम आप हैं सो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता। दिमाग सोते वक्त भी वो चलता रहता है। तो जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एरिया है ये लो एनर्जी का होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ घंटे बैठते तो हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है जी। तो अगर जिस तरह आप मान लीजिए कि गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपके चलाते चलाते बोले ना हमने तो लगभग इतनी किलोमीटर चला लिया, अब गाड़ी गर्म हो गई, फिर इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। या तो आप सोचते हैं कि हमने आज सारा दिन से बड़ी मेहनत कर ली, थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं। तो जब खूब दौड़ धूप करके मेहनत करके आप थक जाते हैं तो आपका शरीर जो है ना काम करने की और काम करने की आपके पास हिम्मत नहीं रहती है ना। यार बहुत थक गया हूँ मैं, अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा फुर्ती लेंगे। मतलब जैसे रात इसलिए बनाई है ना, सोने के लिए। दिन भर शरीर वर्क करता है, रात को शरीर को रेस्ट मिलता है, अगले दिन फिर ताकत आ जाती है काम करने की। इसी तरह हमारा जो माइंड है ये नहीं सोता,
ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है ये लो एनर्जी का एरिया है। अगर हम यहाँ पे अपने आप को आधा घंटा वहाँ पर हम बैठाते हैं तो हमारे माइंड को रिलैक्स मिल जाता है। और जब अपने माइंड को आप रिलैक्स देंगे तो आपके माइंड को भी काफ़ी मतलब वो पावर उसको मिल जाएगी कि उसको अगला काम करने की, तो और अच्छे तरीके से आपका दिमाग काम करेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा जो बेडरूम की प्लेसमेंट है वो बड़ी मैटर वो कर रही बहुत मायने रखती है। और फिर बेड के अंदर की भी डायरेक्शन होती हैं। जैसे अब आपका मान लीजिए कि बेडरूम आपने क्या बना रखा है, बस साउथ वेस्ट बना रखा है। अब साउथ वेस्ट में आपने बना रखा है बेडरूम, और आपने वहाँ पे जो कर्टन हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग तो वाइट ऑफ वाइट ही कराते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कलर करा लेते हैं, लेकिन कर्टन है, सोफ़ा है, बेड शीट है, इसका भी महत्व होता है। अब आपने साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाया, ठीक है, वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, लेकिन क्या है आपने वहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया, ब्लू कलर दे दिया, तो चूंकि वहाँ का वो एंटी एलिमेंट है। अगर आप वहाँ पे नीला या हरा कलर आप करते हैं या ब्लैक कलर करते हैं तो वो बेडरूम के लिए बहुत बुरा होता है। तो कभी भी अगर साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, हर दिशा के अलग अलग कलर होते हैं उस वहाँ के एलिमेंट के हिसाब से, तो आप वहाँ पे नीले हरे और ब्लैक कलर को आप वहाँ पे आप अवॉइड करेंगे। आपके जो बेड की डायरेक्शन है वो कोशिश करें जो दीवार होती है दोनों दीवार के बीच में होनी चाहिए, मतलब एक कोने से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो एक से कोने सटा होता वो भी बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, ठीक है ना। और आपका जो बेड है वो बेड का जो सिरहाना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है बेड का, वो आपको साउथ को सिरहाना करके सोना चाहिए। अगर आप साउथ में सिरहाना करके सोते हैं तो एक तो आपको अच्छी नींद आएगी, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। चूँकि जो गुरुत्वाकर्षण है वो नॉर्थ टू साउथ चलता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में अगर आप सिरहाना करके सोएंगे तो आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, आपको मेंटली भी फिजिकली भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जब किसी की आप पहले के ज़माने में, हालांकि अभी भी लोग करते होंगे, कहते हैं कि जब किसी की उम्र ज़्यादा हो जाती है, बेड में काफ़ी परेशान होते हैं, लोग चाहते हैं कि इनको मुक्ति मिल जाए, इनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो नॉर्थ को सिरहाना करते हैं कि ताकि इनके प्राण जल्दी निकल जाए। तो कभी भी नॉर्थ को सिरहाना करके नहीं सोना चाहिए, सबसे बुरा होता है। हमेशा सिरहाना साउथ में करें। सेकंड ऑप्शन में आप ईस्ट में भी कर सकते हैं, या इधर सर या इधर सर। हाँ, साउथ में फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका ईस्ट में हो गया। तो अगर नॉर्थ में करते हैं तो इससे बुरा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, मतलब नॉर्थ में आपको कभी सिरहाना करने नहीं चाहिए। और आपको कलर का भी मतलब आपको ध्यान रखना है कौन से कलर करने हैं, कौन से कलर नहीं करने हैं। जैसे साउथ वेस्ट है ना, तो साउथ वेस्ट में क्या है कि अपने मुखिया को, हमारे घर के जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको रखना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को। और अपना खुद का बेडरूम जो है ना आपको वेस्ट में बैठा मतलब रखना चाहिए। वेस्ट जो वेस्ट होता है वो राजा की दिशा होती है। आप जितने भी आप बड़े बड़े जो आपके जो तीर्थ स्थान हैं जहाँ बहुत शक्तियाँ हैं, जहाँ पे जाने से आपकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, ठीक है ना, आप वहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो गर्भगृह बना हुआ है वो वेस्ट में बना हुआ है। गर्भगृह वाला ही राजा होता है, जब वेस्ट वाला ही राजा होता है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप अगर अपना खुद का अगर आपका बैठने का बनाना है तो ऑफिस में से आप बैठते हैं तो आप वेस्ट में बनाइए, आप सोने का बनाना है तो वेस्ट में बनाइए। साउथ वेस्ट भी अच्छा है, वहाँ पे आपका होल्ड रहता है। अगर ऑफिस में अगर आप कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट किसी एम्प्लॉय को मत दीजिए। अभी पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ आपको मैं कि भाई रजौरी गार्डन में गया था, ये दिल्ली में ही, किसी का वास्तु करने। तो उनका पत्थर मार्केट है वहाँ पे, पत्थर का उनका काम है। तो मैं गया तो उन्होंने किसी आर्किटेक्ट से वहाँ का नक्शा बनवाया था। तो वो क्या था कि वो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए थे जी, और अपने जो उनके मैनेजर हैं, जो उनके और एम्प्लॉय हैं, तो उनको उन्होंने साउथ वेस्ट में अपना दे रखा था। तो हालांकि मैं जैसे गया तो मैं देखा नहीं उनके यहाँ, मैं जाते गया तो कहते हैं आचार्य जी मैं बहुत परेशान हूँ। हमने कहा क्या हो गया? कहते हैं हमारे ये 2 स्टाफ है ना, इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। ये शब्द उनके थे, मतलब जो है कि इतना परेशान कर रखा है कि मैं बहुत परेशान हो गया, अब मुझे इनकी हर बात माननी पड़ती है। तो फिर हमने वहाँ पे उनसे का नक्शा लिया, फिर हमने वहाँ पे सारा चेक किया, वास्तु किया। तो हमने कहा देखिए ऑर्डर देने वाली जगह पे वो बैठे हुए हैं और आप ऑर्डर सुनने वाली जगह में बैठे हुए हैं, तो कोई गलत थोड़ी है। तो चूँकि बोले कि आचार्य जी इसको अभी इतना हमने बनवाया है और इसका सारा तोड़ फोड़ करना अभी इतना संभव नहीं है। तो हमने कहा एक काम करिए, आप ना किसी तरह आप उस जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे वो लोग बैठे हैं, उनको आप यहाँ बैठा दीजिए। तो उन्होंने किसी तरह व्यवस्था बनाई और बैठने के 1 हफ्ते बाद आते हैं, कहते आचार्य जी पहले से बहुत बेहतर हो गया है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अब वो थोड़ा प्रेशर हमारे ऊपर कम बना रहे हैं, हमारी बात को अब सुनने लगे हैं।
तो ये साउथ वेस्ट की जगह कभी भी आप अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को मत दीजिए। अगर जिसको भी आप दे देंगे साउथ वेस्ट में, तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी, आपको वो डोमिनेट करेगा। अब गुरुजी जैसे डेफिनेटली हर चीज़ की एक सही रेमेडी तो आप हर इंसान को स्पेसिफिकली बता पाते होंगे, पर अगर हम एक रफली मैं आपसे पूछूं, जब हमने बेडरूम्स की बात की, इसमें ना आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि कभी भी नॉर्थ में सर करके नहीं सोना चाहिए, साउथ में करके सोना चाहिए, नॉर्थ इज द वर्स्ट डायरेक्शन। पर अब मान लीजिए आजकल लोग इतने एक्सपेंस खर्च करके इतने मॉड्यूलर घर बनवा रहे हैं, अब किसी घर के अंदर रूम बन चुका और वो बेड की प्लेसमेंट भी वैसी हो गई जहाँ पे सर नॉर्थ में ही जा रहा है, बहुत लोगों का ये मेरे साथ हमेशा होता है। अब मैं घर का मेरे साथ होता रहता है जी। तो इस केस में वो इंसान अब क्या करे जिसने तो सब कर दिया? वही बता रहा हूँ आपको मैं। क्या होता है, मैं कई बार लोगों ने नया नया घर बनवाया और मैं वहाँ वास्तु करने गया, तो मैंने कहा कि आपका जो बेड है तो नॉर्थ में है, तो मैंने कहा इसको आप सीधे करिए। क्या आचार्य जी इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, हमारा सारा सिस्टम ही चेंज मतलब करना पड़ जाएगा और वो बिल्कुल मतलब लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा, और वो प्रैक्टिकल भी निकलने की, हम यहाँ से निकलने का ना रखे हैं, वहाँ से निकलने का हो जाएगा, घूम के जाना पड़ेगा, बड़ी सारी परिस्थितियाँ होती है। तो इसका एक सिंपल सा इसका उपाय है कि आप बेड को वहीं पे लगे रहने दीजिए, बेड मत चेंज करिए, आप सिरहाना साउथ करके सो जाइए। ठीक है, बहुत इजी है जी। तो लोगों को हमने ये बताया, तो लोगों ने ऐसा किया और उन्हें अच्छा फील हुआ। बेसिकली सर आपका इधर आ जाए, बेड की प्लेसमेंट सर साउथ में आपको करना है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप सर में साउथ में नहीं है तो आप परेशान सारी जिंदगी रहेंगे, आप नोट कर लो, चाहे कितना भी आप कुछ भी कर लो। अब गुरुजी जैसे अब हमने घर की इतनी इंपॉर्टेंट वास्तु की चीज़ों की बात करी, ऑफिस, अब हम वर्क प्लेस पे आते हैं। यूजुअली अगर किसी की एक फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, वहाँ पे लोग अक्सर क्या गलतियाँ कर बैठते हैं, जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गलतियाँ जो उनके बिजनेस, उनके मनी को बड़ा लो करती हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि इस चीज़ की वजह से ये हो रहा है। दरअसल क्या है कि जब लोग फैक्ट्रियाँ बनवाते हैं जी, तो हालांकि आजकल तो लोग वास्तु का ध्यान दे रहे हैं और लोग वास्तु करवा रहे हैं, तो गलतियां कम हो पाती हैं। लेकिन जो वास्तु को ध्यान नहीं देते हैं तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ें बनवा लेते हैं कि जैसे हम घुसे तो एंट्री करते ही हमारा ऑफिस हो, ठीक है ना, यहाँ गार्ड हो जाए, यहाँ बिजली हो जाए, यहाँ वो हो जाए। तो वो गलतियाँ क्या करते हैं, मान लीजिए कि इससे अब नॉर्थ और ईस्ट का एरिया है, अब वो एरिया हमारा एकदम खाली होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, वहाँ पे लोगों ने, किसी ने अगर वहाँ पे ज़्यादा हैवी मशीन डाल दी, वहाँ पे ज़्यादा वजन डाल दिया, ठीक है ना, और अगर वहाँ पे ज़्यादा वजन डाल दिया नॉर्थ ईस्ट की जगह पे, साउथ वेस्ट अगर ओपन छोड़ दिया, तो वो परेशानी रह जाते हैं लोग ऐसे। तो साउथ वेस्ट को मैक्सिमम हैवी करना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा लाइट करनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जब कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ प्रोसेस चलता है कि यहाँ से चला, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, प्रोसेस करके चीज़ें जाती हैं जाके, है ना, लास्ट में वो फिर फिनिश गुड निकलता है, फिर वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है जी। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे मर्जी सहूलियत हुई अपना करके अपना कर दिया, पूरब को जा रहा है, दक्षिण को जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उनसे मतलब नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप प्रोसेस शुरू करते हैं किसी भी चीज़ का जी, तो वो नॉर्थ या ईस्ट में जाके एंड होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मतलब आप अगर आपका वो एंड साउथ या वेस्ट में हो रहा है तो आपका वो गलत है। जो प्रोसेस का आपका सिस्टम, जैसे आपका मान लीजिए आपका कच्चा माल आया तो आप उसकी एंट्री साउथ या वेस्ट से कराइए, उसका आपका प्रोडक्शन जो है साउथ या वेस्ट से आप शुरू करिए और उसको प्रोसेस करते 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 उसे तो नॉर्थ में निकालिए तो ईस्ट में निकालिए, ऐसा वो करना है। तो आप फिर बिल्कुल सही दिशा में जा रहे होते हैं। फिर बहुत सारी अंदर की छोटी छोटी बातें हैं कि अब जो मालिक का बैठने का कहाँ होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ा हार्ड वो होता है, मतलब उनको जो है हमेशा साउथ ईस्ट की ओर उनको रखना चाहिए ताकि उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनका सही चले। हमारे अकाउंटेंट हमारे कहाँ बैठे, अकाउंटेंसी कहाँ पे होनी चाहिए, वो नॉर्थ में रखनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें, मालिक कहाँ बैठना चाहिए। कभी भी आपकी जो फैक्ट्री है या आपका ऑफिस है, आपको साउथ वेस्ट में किसी भी एम्प्लॉय को आपको बैठने की जगह नहीं देनी चाहिए। अगर आपने दे दी तो धीरे धीरे उनका होल्ड हो जाता है।
अब गुरुजी, जैसे अभी हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले डिस्कशन कर रहे थे, आपने हमें थोड़ा सा बताया कि आपने एक चीज़ जियोपैथी की बात करी, जो एक वास्तु में एक ऐसा टर्म है जो लोगों को नहीं पता। डेफिनेटली आपने बताया कि एक बहुत वास्ट टर्म है, तो बिल्कुल हम इस पर एक अलग से प्रॉपर वो रखेंगे, बट थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा बिल्कुल बेसिक में कि क्या ये नई टर्म है जियोपैथी? दरअसल क्या है कि जो जियोपैथी है ये ज़मीन से निकलने वाली जो एनर्जी है जी, उसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। इसका भी लेवल होता है कि किस लेवल की है, कितना हाई इसका मतलब वो है। इसकी खोज दरअसल जर्मनी के वैज्ञानिकों ने करी है जी, और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ये भी खोज करी है कि अगर कैंसर के 100 पेशेंट हैं तो 100% में 92% जियोपैथी जहाँ पे रहे उसके ऊपर उनका बेड लगा हुआ, वहाँ पे सो रहे हैं। तो जियोपैथी एक बहुत ही मतलब ये तो बड़ा सब्जेक्ट है। तो जियोपैथी जहाँ पे है वहाँ पे हमें कभी नहीं सोना चाहिए, ना पे वहाँ बैठना चाहिए। अगर हम वहाँ सोते हैं बैठते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो लिए जिनका जिनका अपना खुद का घर है ऐसी जगह पे, हाँ। तो वहाँ पे फिर रेमेडीज होती हैं इसके लिए? हाँ, जियोपैथी को फाइंड करने के लिए हमारे पास टूल होते हैं जी। तो हम लोग उसको पहले फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद उसका फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे लगाते हैं, तो लगाने के बाद वहाँ पे जियोपैथी ठीक हो जाती है। लेकिन जियोपैथी आती ज़मीन के नीचे से है। जैसे मुंबई में 50-50 माले के वहाँ पे बिल्डिंगें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन से अगर जियोपैथी आई है तो जो ग्राउंड फ्लोर में है सिर्फ उसे प्रभावित कर रही है, ऐसा नहीं है जी। अगर जियोपैथी जगह पे है तो अगर 50वें फ्लोर पे रहने वाले बंदे को प्रभावित करती है जी। हाँ, अगर हम जिस फ्लोर पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे उस फ्लोर पे जियोपैथी रुक जाएगी और उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो इसीलिए जियोपैथी का जो ट्रीटमेंट है हमें ग्राउंड फ्लोर में या बेसमेंट बना है तो बेसमेंट में करना चाहिए। जी गुरु जी, तो बिल्कुल जियोपैथी पे विस्तार में चर्चा करेंगे। हाँ, वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है ना, इसमें मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा। जैसे आप वास्तु एक्सपर्ट के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं, ज्योतिष भी हैं। बिल्कुल। तो जब ज्योतिष की बात आती है ना, तो मेरे को एक चीज़ लगता है ये जान के कि लोग अक्सर ना किसी भी एक राशि के लिए एक वो बताते हैं, दिन का राशि फल आता है जैसे कई बार अखबारों में, कि इस राशि के लिए ऐसा रहने वाला है वक्त। तो अब उस राशि में मुझे ऐसा लगता है कि कितनी डेट्स हैं, कितने लोग हैं, कितने अलग अलग नाम हैं, कितने अलग अलग नक्षत्रों में वो लोग पैदा हुए होंगे जो एक ही राशि में आ रहे हैं। तो क्या सही में एक ही राशि उन सबको इक्वली इफेक्ट करती है, या ज्योतिष को ढंग से वो करने के लिए आपके पास पूरी डिटेल्स होना ज़रूरी है? दरअसल क्या है कि मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं, जैसे कहते हैं कि मेरा 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का जन्म है तो हमारी ये राशि होती है जी। दरअसल ये वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, जो मंथली के हिसाब चलता है, ये हमारी इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा जो इंडियन कल्चर है ये मून साइन पे चलता है। ठीक है। आपके जन्म टाइम पे आप चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में पार करता है जी। तो जो मून साइन होता है, चंद्र राशि होती है, उसके हिसाब से चलता है। राशि 12 ही होती हैं जी, ठीक है ना, और इतने सारे लोग हैं, ठीक है। सेम राशि वाले का किसी दिन नुकसान भी हो रहा होता है, उस सेम राशि वाले किसी दिन अच्छा भी हो रहा होता है जी। तो राशि इफेक्ट करती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है ना, आपकी राशि में किस ग्रह का भेद लग रहा है, क्या लग रहा है, तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कोई ये कह दे कि केवल राशि से आपका जीवन चल रहा है, ऐसा नहीं। आपकी कुंडली बताती है कि आपके साथ क्या होने वाला है। राशि से हम एक मोटा उसको हम गोचर में देखने के लिए लगाते हैं। जैसे राशि, मान लीजिए आपकी जो राशि है जी, तो कहते हैं कि जैसे आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ जी, ठीक है ना, तो मैंने मुहूर्त निकाला था। अरे क्या बात, तभी हमारा आपका जो है ना, आप 6-7 महीने से हम लोग सोच रहे थे जी, कभी मेरे पास टाइम नहीं, कभी आपके पास टाइम नहीं। तो मुहूर्त क्या होता है, राशि का महत्व बताता हूँ आपको मैं। कई पॉलिटिकल लोग भी हैं, कई बिजनेसमैन हैं, उनको मैं राशि में दिन क्या होता है कि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है और 12 राशियों को लगभग वो 1 महीने में पार कर जाता है। तो कुछ भाव ऐसे होते हैं कि चंद्रमा अगर आपका उस भाव में है तो आपका खराब दिन है। जैसे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, जैसे आपकी वृष राशि है तो वृष राशि का अष्टम भाव में धनु राशि आती है, तो धनु राशि में जब चंद्रमा जाएगा तो आपका दिन खराब होगा। 4, 8, 12 में अगर चंद्रमा जाता है तो खराब होता है। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कोई हमसे कंसल्टेंसी लेता भी है कि हमें कोई बिजनेस करना है, कुछ बड़ा काम करना है, किसी बड़े आदमी से मीटिंग करनी है, तो हम 4, 8, 12 चंद्रमा को अवॉइड कराते हैं। हम लिख के भी देते हैं कि आप इन दिनों कोई विशेष काम मत करना, किसी को मतलब आप
मतलब कुछ आप अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करने जाओगे तो आपको दिक्कत है। कहते हैं किस घड़ी में पाला पड़ा था, तो ये वो बुरी घड़ी होती है। तो राशि फल कम इस्तेमाल, लेकिन हाँ, वो दिन तो खराब होता है, जो अच्छे दिन वाले हमें सपोर्ट मिलता है जी। ऐसा तो होता है। अगर आप मान लीजिए बुरे दिन वाले आपने कोई काम शुरू किया तो आपका रिजल्ट उसमें अच्छा, जैसे आप अष्टम में चंद्रमा होता है, उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब किसी का अष्टम में चंद्रमा जाता है तो उस व्यक्ति को उस दिन टाइम से खाना नहीं खा पाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, आपको बता दूंगा, आपका अष्टम में चंद्रमा है और आप सुबह से घर में खाना बनवा लीजिए आप, और टिफिन साथ में लेके चलिए, आपको मौका नहीं मिलेगा खाने को, आप टाइम से खाना नहीं खा पाएंगे अष्टम चंद्रमा वाले दिन। ये आप नोट कर लीजिए। तो राशि का महत्व तो होता है, पर हम अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जैसे हम शादी ब्याह करते हैं तो बुरे भाव में चंद्रमा नहीं होना चाहिए हमारी राशि से, ठीक है ना। हम किसी, मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को उधार दे रखा है, अब आपका अष्टम में चंद्रमा है, आपने किसी को उधार दे रखा है, उसका देने का मन भी होगा पैसा ना, तो आपने फ़ोन किया भाई साहब पैसे चाहिए, तो उसका यार अरे छोड़ो अगली बार दे देंगे। अगर आपका चंद्रमा लाभ भाव में है, अच्छे भाव में है, और आपको किसी से पैसे मांगने हैं जी, तो उसका मन ना भी होगा ना, तो एक बार सोचेगा चलो यार दे ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये होता है, मतलब राशि का इतना इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पर राशि का सब कुछ नहीं होता जी, हमारे कुंडली ही मेन होती है। हमारे कुंडली में हमारे ग्रह कौन से चल रहे हैं, हमारी दशा क्या चल रही हैं, हमारे प्रोमिस क्या क्या हैं, ये सब देखना पड़ता है। क्योंकि आज का जब हमने इतनी, आपने डेप्थ में बताया वास्तु के बारे में, आज अलग अलग चीज़ों के बारे में आपने बताया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आजकल क्या है ना, आज के मॉडर्न वक्त के अंदर कहीं ना कहीं लोग ना इन चीज़ों को मानना छोड़ने लगे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा लिबरलाइज ज़्यादा हुए, मॉडर्न वर्ल्ड में स्टेप इन कर गए, तो लोगों को लगता है सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता, अपना काम किए जाओ और चीज़ें वैसी ही चलती हैं। आपका क्या व्यू है इस चीज़ पे? ऐसे नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है कि लोग छोड़ने लगे हैं, ऐसी बात। हाँ, कुछ लोग जैसे आप आजकल मॉडर्न हो रहे हैं, जो नए बच्चे हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उनको मतलब लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनमें होता क्या है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो तरक्की करना चाहते हैं जी, जब वो तरक्की करना चाहते हैं तो तरक्की करने के हर सारे ऑप्शन अपनाते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम ज्योतिष और वास्तु का भी कुछ सहारा ले लें, शायद इससे कुछ हो जाए। तो अगर वो सही ज्योतिषी या वास्तु वाले के अगर उसमें संपर्क में आ गए, तो उनको जब रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है, 4 लोग को रिकमेंड भी करते हैं। अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति से उन्होंने कंसल्ट कर लिया, मतलब कि जो कि मतलब नॉलेज कम थी, और उन्होंने उनको कंसल्ट किया, उसका रिजल्ट सही नहीं मिला, तो उनका फिर विश्वास उठ जाता है। ये सारी बात, लेकिन मॉडर्न लोग भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं क्या एस्ट्रोलॉजी की कुछ सही रेमेडीज करके, क्या कुछ सही उपाय करके, एक्चुअली में अगर एक इंसान का शायद उस वक्त पे टाइम सही ना भी हो, चीज़ें खराब भी चल रही हो, तो उनको सही किया जा सकता है? इज दैट पॉसिबल? हाँ, दरअसल क्या होता है कि आपने ये सुना होगा कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है, हम भी मानते हैं कर्म सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो क्या होता है कि जैसे आपका मान लीजिए टाइम खराब है, ठीक है ना, अगर आपके कर्म अच्छे रहे होंगे, मान लीजिए इस जन्म में आपके कर्म अच्छे हैं, तो क्या होगा कि आपको ही ऊपर से कोई ऐसी आपके मन में भाव आएंगे कि हम किसी ज्योतिष के पास जाएं, वास्तु वाले के पास जाएं, तो आप उनसे आपको, अगर आप कर्म अच्छे हैं तो सही मिल भी जाएंगे आपको, ठीक है ना। कुछ उपाय बताएंगे और उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो रिलीफ तो मिलता है, इसमें नो डाउट। तो आप सही उपाय करें तो आपको रिलीफ मिलेगा। ज्योतिष में अगर आपने सही उपाय किया है तो आपको रिजल्ट 100% मिलते हैं, और वास्तु में भी अगर आपने सही हिसाब से आपने किया है तो उसमें 100% रिजल्ट मिलते हैं। ये हमारा अपना अनुभव है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आज आपने इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करी, वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की, जियोपैथी, जिस पे डेफिनेटली बड़ी विस्तार की चर्चा ज़रूर करेंगे, उसके बारे में भी। और सबसे ज़रूरी मुझे इसलिए लगता है कि क्योंकि कहीं ना आज के वक्त में हर कोई घर पे अपने एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है। हाँ, हर कोई। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे देश जी, कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली 2-4-10 दिन की, और वो वास्तु वाले बन गए, एस्ट्रोलॉजर बन गए, और यही सब बड़ी समस्या है। हाँ, क्योंकि यहाँ ना इंसान बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किसके पास जाएं। अगर आप गए और एक कम नॉलेज वाले इंसान के पास चले गए, जिसने अधूरे ज्ञान के साथ आपको कुछ करने को कह दिया, तो शायद उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। हाँ, नहीं, अगर उन्होंने कुछ गलत रेमेडी बता दी, हमने कई जगह देखा भी है। अब कुछ जगहों पे, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में किचन बनवा रखा है जी, अब कई बिल्डिंगें ऐसी हैं, उन्होंने लिखते हैं कि ये पूरे वास्तु कंप्लाइंट बिल्डिंगें हैं जी, और हम वहाँ देखते हैं वास्तु का ABCD तक नहीं होती, सारा वास्तु दोष होता है। तो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, हम
क्योंकि आजकल तो वही है, ऑनलाइन कोर्सेज आ चुके हैं, एक हफ्ते का कोर्स है, 7 डे की मास्टर क्लास में आप ज्योतिष। क्या होता है कि जो कोर्सेज ले रहे होते हैं ना, उन्हें खुद भी नहीं पता होता वास्तु क्या है। जी ऐसे भी बहुत सारे हैं, सबके नहीं कह रहे हैं, बहुत से बहुत विद्वान हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं जो वास्तु की क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं जी और अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग कर रहे हैं जिन्हें खुद भी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं। अब समझिए उनके पढ़ाए लोग कितना अच्छा वास्तु करेंगे, कितनी अच्छी ज्योतिष करेंगे। वो तो सिर्फ बिजनेस और मनी मैटर के लिए हो गया कि बस पैसा मनी मैटर के लिए हो गया कि अपना ऑनलाइन शुरू कर दिया, तो लोगों को लगा कि यार ऑनलाइन ये क्लास ले रहे हैं तो हम भी सीख लेते हैं, जरूर उनको नॉलेज होगी। पर कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आज आप आए, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारी ऑडियंस को हमें दिया। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट को वाइंड करें, कोई एक मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहें, कोई एक अपनी तरफ से चीज़ आप सारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहें? दरअसल मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी ये वास्तु हो या ज्योतिष है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे भी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, आप बेहतर है आप सम्मान्य तरीके से, कोई आपको अगर सही गाइडलाइन मिलती है जी तो आप उसको लीजिए। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आप वास्तु कोई आपका अच्छा वास्तु वाला नहीं मिल गया तो आप यूं ही परेशान हो जाए। हो सकता है कि आपका भाग्य अच्छा है तो आप ऑलरेडी, आपको भगवान ऐसी जगह पे आपका रूम बना देगा, किचन बना देगा कि जो वास्तु के हिसाब से होगा जी। अगर आपका बहुत से हमारे ऐसे भी क्लाइंट हमने देखे हैं हमारे कि जिन्हें वास्तु की नॉलेज नहीं है ना, मानते थे, ठीक है ना, और उनके घर में सब वास्तु के हिसाब से चीज़ें हैं और वो खुशहाल भी हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हमारा भाग्य और हमारा कर्म बहुत महत्व रखता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच आयुष जी, गुरुजी आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, जल्दी यकीनन दोबारा एक बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद नमित जी, आपने हमें पॉडकास्ट में बुलाया और हमसे इतनी सारी बातें आपने जानकारी ली, और हम चाहते हैं कि आप ऑडियंस को इनको काफ़ी लाभ मिले और उन तक एक सही ज्ञान पहुंच सके जी। और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।